देखिए सर, फ्लूइड में मैं आपको सारे टॉपिक करा चुका हूँ। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, तो उसको मैं बता देता हूँ। एक दो छोटे से टॉपिक और बचे हैं, उनको भी करा देता हूँ। जैसे दाब के लिए पूछ रहा है ना, ठीक है। तो उससे पहले देखिए, रेनॉल्ड नंबर के बारे में हमने पढ़ा था ना। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? अगर किसी नली में, कोई पाइप में या नली में अगर द्रव बहता है, तो वो प्रवाह जो अगर उसका अधिक है, प्रवाह की दर अधिक है, तो होता क्या है कि जो उसका फ्लो होता है ना, वो धारा रेखी प्रवाह नहीं रह पाता है, तो वो टर्बुलेंट हो जाता है, विक्षुब्ध हो जाता है। तो वो विक्षुब्ध प्रवाह को, प्रवाह विक्षुब्ध है या नहीं है, उसको बताने के लिए रेनॉल्ड ने एक नंबर दिया था। तो उसकी वैल्यू मैंने बताई थी इससे पहले लेक्चर में आपको। रो वी डी अपॉन ईटा के बराबर होती है। ईटा और डी क्या है? नली का व्यास होता है। इसको मैंने ये भी बताया था कि ये आर ई को जड़त्वीय बल अपॉन श्यान बल भी कहते हैं। उन दोनों का रेशियो भी होता है, जड़त्वीय बल और श्यान बल का रेशियो भी होता है, ठीक है। तो और ये बीमाहीन राशि होती है, दो बलों का अगर रेशियो है तो बीमाहीन राशि होगी। तो आर ई का मान एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ मैं। आर ई का मान अगर 2000 से कम है, ये एक वैल्यू है ना, बीमाहीन राशि है ये, तो तब तो जो प्रवाह होगा, नली में जो द्रव बह रहा है वो धारा रेखी होगा, धारा रेखी होगा, ठीक है। और अगर इससे क्या है, इससे ज़्यादा है, तो वो विक्षुब्ध हो जाएगा। ये विक्षुब्ध प्रवाह के बारे में ही बताता है कौन? ये जो आपका रेनॉल्ड नंबर है, ठीक है सर। अब कुछ चीज़ें आपकी बचती हैं, जैसे ये दाब के बारे में है, ये नहीं बताया था मैंने आपको, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि दाब होता क्या है, इसका मात्रक क्या है। वैसे तो आपको ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं छोटे से टाइम में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। दाब जो है ना, प्रति इकांक क्षेत्रफल पर जो अभिलंबवत बल कार्य करता है, लंबवत बल, वही दाब होता है। अगर मैं आपसे कहूँगा दाब की डेफिनेशन लिखो, तो दाब क्या होगा? अभिलंबवत बल, अभिलंबवत बल कहाँ पे? क्षेत्रफल पे। अब देखो, ये ध्यान दो, ये क्षेत्रफल के, ये इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं मैंने यहाँ पे आए, मतलब ये हैं ये। तो अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा ना, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम लगेगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम लगेगा। इसका एक एग्जाम्पल बढ़िया क्या है, जैसे भवन कहीं पे बनता है तो उसकी जो नींव होती है वो चौड़ी बनाई जाती है, दाब कम लगेगा। और ट्रकों के टायर जो होते हैं चौड़े बनाए जाते हैं, है ना। अगर चौड़े नहीं होते तो जल्दी फट जाते ना, वो दाब ज़्यादा लगता, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। तो अब ये तो दाब की डेफिनेशन है। द्रव के दाब की अगर मैं बात करूँ सर, द्रव का दाब, ध्यान से सुनिएगा, द्रव के दाब की अगर मैं बात करता हूँ, तो किसी द्रव के भीतर जो दाब होता है ना, वो P इज इक्व टू होता है H रो G के बराबर, ठीक है। H जहाँ पे द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई है ना, द्रव के अंदर मैं बता रहा हूँ। G रो घनत्व है और G गुरुत्वीकरण आप जानते ही हैं। अब द्रव दाब के कुछ नियम होते हैं सर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही, ध्यान से सुनिएगा। स्थिर द्रव में द्रव जो है, दाब एक क्षैतिज तल में बराबर हो, तो कहने का मतलब स्थिर द्रव में द्रव का दाब क्षैतिज तल अगर होगा तो बराबर होगा। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। किसी द्रव में किसी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान चलेगा, ठीक है, समान रहेगा। स्थिर द्रव में द्रव के भीतर किसी बिंदु पर स्वतंत्र तल से उस बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब गहराई पे भी डिपेंड करता है दाब। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, तो घनत्व पे भी निर्भर करता है और गहराई पे भी निर्भर करता है, और सभी दिशाओं में समान रहता है, और क्षैतिज तल अगर हो तो बराबर रहता है। ये दाब के नियम है सर। द्रव दाब का पास्कल ने एक नियम दिया था, उन्होंने कहा था किसी द्रव के पृष्ठ पर अगर दाब लगाया जाता है तो समान रूप से बिना कम हुए वो सभी दिशाओं में संचलित रहता है। यही आपका पास्कल का नियम है। बाकी नियम मैं आपको बता चुका हूँ। पास्कल का नियम ये था आपका, समान दिशाओं में जो दाब का वितरण है ना, वही पास्कल ने बताया था आपका, ठीक है। उसके अलावा एक टेरेसोली का नियम था। टेरेसोली ने क्या बताया था वो भी बताता हूँ, फिर इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। टेरेसोली ने उस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इस पे लिए हैं। टेरेसोली ने कहा था अगर द्रव भरा है किसी टैंक में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। टेरेसोली ने क्या कहा था, अगर द्रव भरा है किसी टैंक में, तो जो वो टैंक में द्रव भरा हुआ है, यहाँ पे कहीं छिद्र कर दो आप, तो इससे निकलने वाला जो वेलोसिटी होगी, जो द्रव होगा, उसकी वेलोसिटी होती है √2gh के बराबर। और जो उस केस में जो h क्या है, स्वतंत्र तल से, ये h की जो स्मॉल h की बात करता हूँ, तो स्वतंत्र तल का मतलब ये स्वतंत्र, ये वाला फ्री था, यहाँ से लेके
वो छिद्र तक की गहराई है। माना यहाँ से जल बाहर निकल रहा है तो h ये है, ठीक है, h ये है, स्वतंत्र तल से छिद्र तक की गहराई है। ठीक, अब छिद्र में प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव का अगर आयतन आप मेरे से कहोगे तो आयतन होता है a इंटू वी के बराबर, तो a इंटू अंडरवुड 2gh। तो ये आयतन डायरेक्टली a पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा आयतन। देखो क्योंकि अभी आगे आप क्वेश्चन देखेंगे इसका आयतन के बारे में, वो पूछेगा डेंसिटी पे डिपेंड करता है नहीं करता है, तो वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है सर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इतना ही थ्योरी थी इसमें। अब देखो कुछ क्वेश्चन हैं। अगर मैं दाब की बात करता हूँ तो दाब अभी मैंने बताया आपको, दाब फोर्स अभिलंबवत बल अपॉन एरिया होता है दाब। तो अब उसकी अगर आप बीमा निकालना चाहो तो बीमा भी निकाल सकते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से यही पूछा है। ये देखो पहले क्वेश्चन में यही पूछा है ना, दाब का मात्रक पूछा है। तो दाब का मात्रक अब आप बताओ, फोर्स एरिया पे लगने वाला बल ही दाब है, तो दाब का मात्रक कितना हो जाएगा? दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन होता है और एरिया मीटर स्क्वायर। बांध की दीवारों की तली मोटी बनाई जाती है। देखो बांध की ही घर के दीवारों की, उसका भी कारण क्या है? बांध सुंदर दिखाई नहीं सर, क्योंकि तली में जल दीवार पर अधिक दाब डालता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही बी हो जाएगा सर, ठीक है। अगर चौड़ी बनाओगे तो दाब कम पड़ेगा, ठीक है ना, चौड़ी इसीलिए बनाई जाती हैं, ठीक। बांध की दीवारें तली में मोटी इसलिए बनाई जाती हैं कि जल जो वो दीवार पर अधिक दाब डालेगा, तो अधिक दाब डालेगा तो वो जल्दी से टूटने का डर रहता है, इसलिए चौड़ी बना दो तो फिर कम दाब पड़ेगा उसमें। मनुष्य पर पृथ्वी का दाब सबसे कम कब लगेगा? आप खुद ही बताओ। अगर दाब कम लगने का मतलब, दाब की हमने बात करी, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है। जब एरिया ज़्यादा होगा तब दाब कम लगेगा। एरिया ज़्यादा कब होगा? बैठे में होगा एरिया ज़्यादा? नहीं। एक पैर से खड़ा है? नहीं। दोनों पैर से खड़ा है? नहीं। जब वो लेटा होगा तब होगा। दाब और इसमें संबंध क्या है? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, F बराबर A इंटू पी। एक भारहीन नाम बोल दिया इसने। गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा हुआ है, जल में इसका भार। अब देखो वो भारहीन ही था, उसमें जल भरा था, तो जल में भार तो कुछ नहीं होगा ना, उसका शून्य होगा, ठीक हो गया। अब ये देखो, किसी बर्तन में भरे द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर समान होता है। यही तो अभी पास्कल का नियम बताया था हमने, ठीक है। पास्कल का अगर वो 37 है तो पास्कल ने क्या कहा था? अभी पास्कल का नियम हमने पढ़ा था कि पास्कल ने कहा था, पास्कल रूल दाब से रिलेटेड ही है पास्कल का रूल, ठीक है। तो पास्कल के अकॉर्डिंग होता क्या है कि किसी भी द्रव के पृष्ठ पर जब आप वो पास्कल ने कहा था द्रव के पृष्ठ पर जब दाब लगाओगे तो वो समान रूप से, बिना कहने का मतलब है बिना कम हुए सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होता है, ठीक है। अब देखो नीचे आ रहा है दाब किस पर निर्भर करता है सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये देखो दाब निर्भर करता, अभी बताया मैंने दाब किन किन पर निर्भर करता है। दाब जो है आपका, दाब किस किस पर निर्भर करता है? केवल घनत्व पर, गहराई, घनत्व, गुरुत्वीकरण, तीनों पर। दाब बताइए किस किस पर निर्भर करेगा आपका? क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताया तो था अभी मैंने। दाब किस किस पर निर्भर करेगा? गहराई पर भी निर्भर करेगा, आपका घनत्व पर भी निर्भर करेगा, गुरुत्वीकरण, ये तीनों पर दाब निर्भर करेगा, ठीक है ना। कील एक सिरे पर नुकीली, दूसरे सिरे पर चौड़ी बनाई जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का कारण बताइए आप। गाड़ने वाले स्थान पर अधिक दाब लगे। हाँ, जहाँ पे नुकीली बनी तो ये अधिक दाब लगेगा तो नीचे जाएगा ये, ठीक है, यही इसका। और ये पेंटागन तो आपका बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। पेंटागन का मतलब ना, जैसे पेंटागन आप ये कह सकते हैं जो बालू में वो जब बाल काटते समय स्प्रे किया जाता है ना, या फिर पेंट करते समय, तो वो पेंटागन ही है, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होती है वो। पेंटागन जो है बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर? ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक आध चीज़ें आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो टेरेसोली का मैंने प्रमेय बताया था ना आपको, टेरेसोली का नियम, अगर कोई जल भरी कोई टैंकी है, ठीक है, उसकी दीवारों में आपने छेद किया और जिससे होकर जल बाहर निकल रहा है, यदि छिद्र का आकार बड़ा कर दोगे आप
तो जल के बहिस्राव वेग में, ये v बहिस्राव वेग ही तो था, √2gh था ना वो, 2gh। अगर आप क्या कर दो, ये जो आप यहाँ से पानी बाहर निकल रहा था, इसको आप कर दो क्या, इसको आप क्या कर दोगे, कुछ बड़ा कर दोगे, तो प्रति सेकंड जो निकलने वाला बहने वाला जो द्रव है उसका आयतन कहो, और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने क्या बड़ा किया, उसका एरिया बड़ा कर दिया, तो एरिया पे तो ये तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कह रहा ना है। तो v = ये होता है क्या, आपने इसको बड़ा कर दिया होल को, तो होल पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं वो। और यदि आप क्या कर दो, आकार वही रहने दो, घनत्व को बढ़ा दो, जल का घनत्व बढ़ा दो, जो जल आपने यहाँ पे लिया है उसका घनत्व बढ़ा दो, तो घनत्व पे भी कहाँ डिपेंड करता है, घनत्व पे डिपेंड नहीं करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि आसमान में वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, वर्षा की बूंदें जो होती हैं ना, उनका वेग लगातार बढ़ता जाता है। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है, फिर नियत रहता है। यही तो आपने बताया था, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा था ना, जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तो वो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। अब अगली चीज़, सभी, अगर मैं इसी में आपसे कहूँ, क्या सभी आकार की बूंदें एक ही वेग से गिरती हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती थी, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू r² होती थी। तो इसलिए बड़ी बूंद जो होगी छोटी बूंद से कम वेग से गिरेगी, देखो ये प्रोपोर्शनल है ना r² के। तो ये कहता है कि बड़ी बूंद अधिक तथा छोटी बूंद कम वेग से गिरेगी। मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद। बड़ी बूंद जो होगी r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो बड़ी बूंद होगी वो अधिक वेग से गिरेगी, और जो छोटी बूंद होगी वो कम वेग से गिरेगी। वो सारा ये टर्मिनल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है सर, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक झंझा अर्थात तूफान एक घर के ऊपर, ये सर ये इसलिए होता है ना, प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण ऐसा क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है ना, पढ़ते हैं इसको, क्या कहना चाह रहा है ये, एक तूफान एक घर के ऊपर है, झंझा के कारण घर की छत पर बल, हमेशा ऊपर की ओर बल लगेगा सर इस पे। एक छोटी ठोस गोल गेंद श्यान द्रव में छोड़ी जाती है, तो उसकी यात्रा कैसी होती है, हमने पढ़ा था ना पहले, ऊपर को जाता है फिर ये कांस्टेंट हो जाता है, ये सी वाला दिखा रहा है बस, और कोई नहीं। तो सी कर्व जो है इसके मोशन को दिखा रही है सर। अब ये देखो, एक टैंकी की तली में एक छिद्र किया आपने, छिद्र के प्रति सेकंड निकलने वाले जल का आयतन निर्भर नहीं करता, घनत्व पर निर्भर नहीं करता सर, वो छिद्र के क्षेत्रफल पर तो निर्भर करता ही है, गुरुत्वाकर्षण पर भी निर्भर करता है। हमने क्या किया था, A/V कर दिया था, V बराबर क्या था, टेरेसोली प्रमेय कहती है 2GH। तो ये जो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम कैपिटल V, A × √2GH हो जाएगा ना। देखो किस किस पे निर्भर कर रहा है, आयतन पे तो, एरिया पे तो निर्भर कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण पे भी निर्भर कर रहा है, छिद्र के ऊपर द्रव के तल से ऊंचाई पर भी निर्भर कर रहा है। केवल ये वाला आंसर हमारे पास, वो कह रहा था निर्भर नहीं करेगा, तो ये द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करेगा, ये आंसर सही हो जाएगा हमारा। पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होगा ना, आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है सर। अब ये कह रहा है कि इतने मिलीमीटर, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसमें सीधे वो लगा देंगे ना, पॉइज है, श्यान बल लगा दो आप। F बराबर क्या होता है, श्यान बल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, करा रखा है मैंने पहले। F बराबर आप लगा दो, क्या क्या दिया है इसने, त्रिज्या दे रखी है ना, और आपको क्या दे रखा है, वायु की श्यानता दे रखी है। तो F जो होता है, F = कितना होता है बताइएगा, 6 पाई, F = बताइए कितना होता है, श्यान बल की वैल्यू 6 पाई ईटा RV। बस ये आप सॉल्व कर लेंगे, आप फॉर्मूला याद रखो और कुछ नहीं। V वेग से शांत तरल में गतिमान क्या कह रहा है, V वेग से किसी शांत तरल में गतिमान एक गोलाकार पिंड पर कार्य करने वाला श्यान बल अनुक्रमानुपाती होता है। ऊपर ही लिखा है V के अनुक्रमानुपाती है, देखो ये जस्ट लिखा है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, V के अनुक्रमानुपाती है। R त्रिज्या की एक छोटी गोली द्रव में गिर रही है, इसका सीमांत वेग, सर देखो अब आपको पता होना चाहिए कि सर सीमांत वेग का फॉर्मूला भी याद कर लेना आप, सीमांत वेग का भी फॉर्मूला भी पूछ सकता है इसका। तो जो सीमांत वेग का जो हमारा फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था, VT से नोट उसको करते हैं, वो होता है 2/9 ρ - सिग्मा
इंटू जी अपॉन कितना ईटा इंटू आर स्क्वायर। तो आप क्वेश्चन देखो, तो ये कह रहा ना किसके अनुक्रमानुपाती होगा, आर स्क्वायर के होगा, आर के साथ कैसा रिलेशन है उसका, स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। देख ठीक है, दो छोटी गोली जिनके त्रिज्याएं ऐसी ऐसी हैं, श्यान द्रव में एक समान चाल से गिर रही हैं, चाल एक समान है, इन पर लगने वाला बल, ये देखो ये बल है, हाँ वो बल के बारे में पूछ रहा है। तो बल तो F1 अपॉन F2 निकालोगे आप, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा 6 पाई ईटा, ठीक है। आर वी भी कांस्टेंट है उसका, इसका R1 लिया है और मतलब इसको R लिया है, दूसरे को 6 पाई ईटा, ये तो कांस्टेंट होगा, और उसको लिया है 2R1 इंटू वी समान है कह रहा है, तो ये सारे कट जाएंगे, 1/2 आ जाएगा सर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1:2 मिल जाएगा। समझिए क्वेश्चन को, है ना। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। तो वहाँ पे पूछ क्या रहा है उस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, शांत द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण शून्य होता है सर। होता क्यों, सीमांत वेग ही डेफिनेशन ही वही उसकी है कि एक बार एसोलेशन जो होता है सीमांत वेग में, आप देखते हैं कि किसी द्रव में आपने कहा कि द्रव का वो स्पेस लंबा है, ज़्यादा बड़ा है, तो जब उसमें क्या होता है कि कोई गोली ही मान लो आप, वो पहले तो वो किसी तो स्टेशनरी होती है, जब जल में आती है तो उसका त्वरण बढ़ता है, त्वरण एक हद तक बढ़ता है जब उसका जो वो लगने वाला श्यान बल हो जाता है, श्यान बल किसके बराबर हो जाए, उसके आभासी बल के बराबर हो जाता है, तो उस समय उसका त्वरण शून्य हो जाता है ए। तो जब त्वरण शून्य होता है तो वो फिर नियत वेग से चलने लगती है एक, वो जो नियत वेग होता है ना वीटी, उसी को आप क्या कहते हैं, ये टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग कहते हैं उसको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने बताया था आपको, बर्नौली प्रमेय आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, डेफिनेशन में ही बताया था बर्नौली। धारा रेखी प्रवाह प्रवाहित जल का वेग शीर्ष इतना है सर, ये इसमें भी बताया था कि जो धारा रेखी प्रवाह है उसमें 3 टाइप के शीर्ष होते हैं, उन तीनों शीर्ष से जो एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होती है उन तीनों शीर्ष के सम के बराबर होती है, हमने ये भी पढ़ा था ना। तो ये क्या कह रहा है, वेग शीर्ष कह रहा है, वेग शीर्ष का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था बताओ तो, v²/2g, उसने कह रखा v²/2g 10 के बराबर है, 10 सेंटीमीटर कह रहा है, तो इसको v² बराबर 10.1 हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटू 2 इंटू 10 कर दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, 2 आ गया ये, तो v² 2 है तो v बराबर √2 आ जाएगा ना, √2 का मतलब 1.43 लगभग होता है ना, तो 1.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। प्रवाह की चाल पूछ रहा था ना, तो प्रवाह की चाल क्या हो जाएगी, 1.4 मीटर, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखो, एक शीशे की गोली श्यान द्रव में मुक्त रूप से गिर रही है, गोली का वेग, यही तो अभी डेफिनेशन पढ़ा रहा था ना मैं आपको, पहले वेग बढ़ेगा क्योंकि त्वरण बढ़ता है उसका, धीरे धीरे त्वरण, तो फिर नियत हो जाएगा, जब नियत बनता है उसी से आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकल के आती है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 स्टोन हैं जिनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं, कितनी दे रखी हैं, 1:2 की अनुपात, बहुत अधिक ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, इनके सीमांत वेगों का अनुपात। अब देखो सीमांत वेगों का अनुपात vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, बताया था हमने। अगर r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर, तो इसका मतलब, तो आप देखो v1/v2 बराबर r1² मतलब 1/4, तो 1:4 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। एक टैंकी में 5 मीटर की ऊंचाई पर इतने परिच्छेद का क्षेत्रफल है, छिद्र से प्रति सेकंड जल प्रारंभिक आयतन क्या होगा, ये तो आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, और भी तो क्वेश्चन थे इसमें, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, तो ये 23 वाला भी करा दूं मैं। 23 वाला देखो क्या क्या कह रहा है, टैंकी में इतने मीटर की ऊंचाई पर इतनी तली, अच्छा ये टेरेसोली प्रमेय ही होता है, ठीक है। v = कितना होता है, √2gh ना, तो यहाँ हमें निकालना क्या है, आयतन निकालना है, आयतन बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी, ये दे रखा है, एरिया कितना दिया है इसने, एरिया दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्या होगा 10⁻⁻⁴ हो जाएगा ना, सेंटीमीटर में दिया था वो, √2
इंटू जी को हम 10 ले लेते हैं, और एच कितना दे रखा है, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट 5 मीटर की दे रखी है। फिर तो 100 ये 10 आ जाएगा बाहर आपके पास, तो 10 की घात 3 हो जाएगा ना माइनस का, 10 की घात माइनस का 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये प्रारंभिक आयतन कितना होगा, 10 की घात -3, 10 की घात -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सारी चीज़ें करा चुका हूँ सर। अगला क्वेश्चन देखो, ये पॉजली का थ्योरम था ना, ये जो आपकी Q की वैल्यू होती थी, ए त्रिज्या L लंबाई एक केशिका नली में जिसके सिरों का दाबांतर P दे रखा है, P1 - P2 की वैल्यू P दे रखी है, घनत्व रो दे रखा है, और श्यानता ईटा, T समय में निकलने वाला द्रव का आयतन। तो वो जो आयतन होता है, द्रव का आयतन, उसकी मात्रा जो होती है, मतलब वो जो होता है, क्या होता था, π/8, ये कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हम लेते हैं दाबांतर, P2 - P1 उसने दे रखा, और A की पावर 4 होता है, ध्यान दीजिएगा, और ईटा इंटू L ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। ईटा इंटू L यहाँ पे इंटू T भी होता था। तो इसका मतलब वो किसके प्रोपोर्शनल है कह रहा है ना, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट को हटाओ ना सर, ये π/8 को हटा दोगे तो Q इज़ प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, कौन सी क्वांटिटी बची, P बचा, A⁴ बचा, T बचा, अपॉन नीचे कितना है, इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, P⁴ T/N/L, A⁴ T ऊपर होना चाहिए, तो C ऑप्शन आ जाएगा इसका, 24 का क्या आ जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये थे हमारे पास विस्कोसिटी टॉपिक, और जो फ्लूइड वाला टॉपिक था ना सर, इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है टेरेसोली का जो नियम है, और उसके बाद बर्नौली इक्वेशन करा दी है मैंने आपको, सारे क्वेश्चन करा दिए हैं लगभग। इसमें मैंने आपको 60-70 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए होंगे। अब उससे बाहर क्या आएगा, अगर आप 1-2 बार भी सुन लेते हैं तो इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चाहे कैसा ही घुमा के दो, अगर आपने थ्योरी सुन रखी है तो क्वेश्चन आप कर लेंगे सर।